देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड चैप्टर रहेगा अपना, और क्या है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर है, और एक ही शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो जूल ने एक फॉर्मूला दिया, जब किसी वायर में करंट चलेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या दिया जूल ने, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हीट प्रोड्यूस जो होगी उसका यूनिट बना दिया जूल। क्या यूनिट बना दिया बेटा, जूल। तो अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, 4.2 से डिवाइड कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, कैलोरी में। तो वैसे तो ऐसा यूनिट क्या है, कोई भी एनर्जी है फिजिक्स में उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो इसलिए जूल में तो ये ऐसे था सिंपल, जब आप आई रखोगे, करंट रखोगे, रेजिस्टेंस रखोगे, जितने टाइम तक आप हीटर को चलाओगे तो आप क्या पाओगे, हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है, फॉर्मूला रख के, है ना। अगर 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कैलोरी। ठीक है, चीज़ ऐसा, ये भी एक हीट का यूनिट ही है। ठीक है, अभी हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि कैसे आया हीट प्रोड्यूस्ड। भाई ये सिंपल सी चीज़ है, मैं इसके एप्लीकेशंस भी बताऊंगा कहाँ ये चीज़ यूज़ करते हैं हम। एक हीटर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम हीटर में करंट फ्लो करवाते हैं वो गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है ना वो, तो रेड हो जाता है। तो वो किसके कारण रेड होता है, क्या हो रहा है वहाँ पे, ऐसा रेजिस्टेंस है, जो वायर ली गई है ना उसमें, उसका रेजिस्टेंस हाई है, और रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के चल रहे हैं। तो जब टकराएंगे तो रबिंग में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। चीज़ ऐसा समझ में। तो ऐसे हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखी होगी इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज़ करते हैं हम, प्रेस, इस्त्री, पुरुष नहीं इस्त्री। तो इस्त्री में हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, इस्त्री को गर्म करके, प्रेस को गर्म करके। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी फिलामेंट होता है नीचे जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जब हम उसको, तो इसमें करंट फ्लो होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। सेम ऐसे ही हम सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए रोड यूज़ करते हैं घरों में, चाहिए समझ में, वो भी क्या है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। सेम फिनोमिना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उसमें भी करंट चल रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। जो अपने 10 रुपये वाले बल्ब आते थे पहले, जिनमें फिलामेंट होता था टंगस्टन का, सभी को पता है, जो 10 रुपये के बल्ब थे उसमें भी यही इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें क्या था, वो टंगस्टन है, पता है ना आपको। जो फिलामेंट होता है बल्ब का, किसका बना होता है वो, ये ऐसा फिलामेंट देखा आपने, बल्ब के ऐसे कवरिंग होगी इसके ऊपर, ऐसे बल्ब की कवरिंग, ठीक है। हाँ, तो ये बल्ब बना के ही छोड़ोगे तुम्हें एक्चुअल में, ये लो भाई ये बल्ब बना दिया। अब ये जो फिलामेंट लगा होता है, हम देखते हैं कि जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि ये बल्ब एकदम से ग्लो करता है। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हीटर वाली वायर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम, बहुत हाई, हाई है मेल्टिंग पॉइंट, कम का बहुत ही हाई है। और हाई होने के कारण ये जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक है। और इसका यही हमारे को इफेक्ट देखने को मिलता है, जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो एकदम से बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं और ये चमकने लगता है, हम जानते हैं, ठीक है भाई। तो इसका इनकैंडेसेंट बल्ब भी बोलते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब्स या लैंप्स भी बोलते हैं इनको। तो बाद में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एक बार से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि हीट प्रोड्यूस इन ए वायर क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कैसे है। अभी इसका प्रूफ देखना है हमारे को। प्रूफ कैसे देखेंगे भाई, एक वायर लीजिए, अगर आप उसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, एक वायर है, जैसे आप उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, ये वायर है ए बी, जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो ऐसे चार्जेस चलना स्टार्ट करेंगे। चार्जेस का चलना, चार्जेस चल रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला तो याद है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्जेस इसके अक्रॉस चलेंगे ऐसे, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो हमें पता है गर्म हो जाती है, तो उसी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अगर ये वर्क डन ना हो तो सीधी बात है ये फिलामेंट गर्म होगा ही नहीं। अगर यहाँ वर्क डन हो ही ना, उस साइड जाओ, उस साइड। अगर ये वर्क डन हो ही ना, वर्क डन हो ही ना, तो क्या होगा,
तो चार्जेस चलेगा नहीं, चार्जेस चल रहे हैं तभी तो वर्क डन हो रहा है, तो उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होगी ही नहीं बस। तो जब चार्जेस चलेंगे वर्क डन होगा, किया गया वर्क डन ही आपको पता है किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, हमने पढ़ा है 11th क्लास में। और किया गया वर्क डन ही किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, वर्क डन हो गया V इंटू क्यू, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होना है, हीट में। तो वर्क डन चार्जेस का जो वर्क डन है V की जगह आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की रिप्लेसमेंट किससे हो सकती है, I इंटू आर से, समझ में आ गया। इंटू में Q है, Q को आप क्या लिख सकते हो, वेरी गुड, करंट का फॉर्मूला आपको याद है Q बाई टी, तो Q को आप क्या क्या लिख सकते हो, I इंटू टी। तो वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू Q, Q की रिप्लेसमेंट I इंटू टी है बेटा, समझ में। अब आई स्केयर, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर इंटू टी। दिस वर्क डन, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दिस वर्क डन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, सो W की जगह आप लिख देंगे हीट, आई स्केयर इज इक्वल्स टू आर इंटू टी। ये आ गया हीट प्रोड्यूस इन ए वायर, इन ए लैम्प, किसी भी फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला ये रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब कुछ समझ में आया, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करवाओगे ना वायर में, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि अपना हीटर का जो फिलामेंट है वो थोड़ा धीरे धीरे ग्लो करता है, और बल्ब हम एकदम से स्विच दबाते ही ग्लो करने लगता है, हम देखते हैं। तो बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब एकदम से चमकता है, ठीक है। और जितने टाइम तक आप चलाओगे ना उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हम देखते हैं कि हम बल्ब को 1 घंटा चलाते हैं या हीटर को 1 घंटा चलाते हैं, है ना, 1 घंटा चलाने से उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर उसको ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो ज़्यादा पानी गर्म कर सकते हैं हम, और कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो जितने टाइम तक हम चलाएंगे उतनी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो टाइम का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, टाइम सही है। बल्ब को हम रात को जलाकर सोते भी हैं ताकि हमारा जो कमरा है थोड़ा बहुत गर्म रहे। जो बल्ब आता है 10 रुपये वाला, वो 100 वोट का होता है, 200 वोट का आप यूज़ करो, अच्छे से कमरे को गर्म कर देता है। क्योंकि आप पूरी रात चलाओगे थोड़ी थोड़ी हीट देता रहता है वो, थोड़ी क्या मतलब, वैसे तो बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि उसमें आप देखो बल्ब को टच करके इतना गर्म हो जाता है भयंकर, क्योंकि उसमें 90% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, और सिर्फ 10% लाइट में। तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा था, इसलिए फिर CFLs आई, फिर LEDs का ज़माना आ गया आज, आपको पता है, क्योंकि वो बहुत कम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं। कम एनर्जी कंजप्शन कहाँ कैसे हुआ, क्या समझ में आया, उसमें हीट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट क्या है, नेग्जिबल, बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होती है। जो CFLs आई थी, वो अब LEDs जो आती हैं, जैसे ये लगी हुई अपने रूम में, ठीक है, इसमें बहुत ही कम, आप देखो इसको 10 घंटे चला कर भी आप टच करवाओ गर्म नहीं होगी। एक बल्ब को 10 सेकंड जला करके फिर हाथ लगाओ, 10 सेकंड में हाथ नहीं लगा सकते आप, समझ में आ गया। तो टाइम का सिग्निफिकेंस है भैया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी, या फिर हम सबसे पहले पावर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पावर। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने आपको रेट का मीनिंग बता रखा है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, लगा देता हूं मैं, इज कॉल्ड पावर, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का मतलब ही जब लग जाए किसी के साथ भी, रेट का मतलब ही एक है कि रेट टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो वर्क का रेट है, तो यानी कि काम और टाइम का कोई रिलेशन है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम समझ गए पावर क्या होती है, कितना काम कोई कर सकता है पर यूनिट टाइम। ये पावर का फॉर्मूला हुआ, वर्क डन अपॉन में टाइम। कोई मशीन, कोई डिवाइस, या हम 1 सेकंड में जितना काम कर सकते हैं वो अपनी क्या है, पावर। आई चीज समझ में। तो पावर का फॉर्मूला बन गया है P इज इक्वल्स टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन में सेकंड। तो जूल पर सेकंड यूनिट नहीं मानी हमने, क्या बोला, 1 जूल पर सेकंड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम 1 जूल पर सेकंड की जगह 1 वोट यूज करेंगे। SI यूनिट ऑफ पावर इज, यस, SI यूनिट ऑफ पावर इज, क्यों बनी ये भी पता होना चाहिए, क्यों बनी बेटा ये। SI यूनिट ऑफ पावर इज वोट, क्यों है ये वोट, जेम्स वोट
एक साइंटिस्ट थे अपने, जिन्होंने बल्ब बोल रहे जिन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, स्टीम इंजन। और स्टीम इंजन के ऊपर काफ़ी टाइम तक उसने वर्क किया, स्टीम इंजन की पावर निकालने की सोची उसने। तो स्टीम इंजन किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने। और जेम्स वॉट के सम्मान में, ऑनर में, वॉट वहाँ से उसका सरनेम उठाया गया है। जैसे न्यूटन जानते हो ना आप, न्यूटन वैसे तो आदमी था, हाँ, तो उस फोर्स की यूनिट क्या बना रखी है हमने? न्यूटन के सम्मान में न्यूटन। समझ गए? अब पावर दो प्रकार की होती है, पावर दो तरह की होती है। ये जो पावर मैंने जो अभी निकाली है, ये किस प्रकार की पावर है? ये पावर है मैकेनिकल पावर। ध्यान से सुन लो, किस प्रकार की पावर है बेटा? ये मैकेनिकल, मैकेनिकल पावर निकाली है मैंने ये। इधर इधर कौन सी पावर निकालता हूं मैं? इधर पावर निकालता हूं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? सेम चीज़ है, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इधर मैकेनिकल पावर, कोई मोटर अपनी, कोई डिवाइस या कोई पर्सन 1 सेकंड में कितना काम कर सकता है, काम करने यानी कि मोशन संबंधित चीज़ें, तो वो मैकेनिकल पावर में आ गया। अब ये पावर कौन सी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर काम में आएगा अपने। तो पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई अपना डिवाइस, कोई मोटर, कोई मशीन, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वो पावर किस प्रकार की पावर है बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर। यूनिट सेम ही रहेगा दोनों के लिए, वॉट और उसके लिए भी वॉट। कभी आप सोचो, पावर है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है समझने में। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर, मान लीजिए मोटर लगा दिया आपने, मोटर बिजली में लगाई तभी तो चलेगी। अब मोटर को ऑन किया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ एनर्जी ले रही है, कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर सेकेंड, उसकी पावर हो गई। अब ये पावर कैसी है? इनपुट पावर भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? इनपुट, लेने वाली पावर, इनपुट पावर। ठीक है। अब वो हमारे को काम करके दे रही है, पानी चढ़ा रही है अपना, मान लीजिए तो पानी चढ़ा रही है ऊपर हाइट पे, तो वो वर्क करके दे रही है अपने को। उसका वर्क कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी हाइट तक, तो वो फिर किस प्रकार की पावर है? मैकेनिकल पावर। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? आउटपुट पावर। चीज है समझ में? ये किस प्रकार की पावर है? आउटपुट पावर। आई होप आया होगा समझ में। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। पावर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम, देख लो। इसमें और इसमें डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? हमेशा ही इनपुट पावर आउटपुट पावर से ज़्यादा होगी। मतलब इनपुट पावर ज़्यादा होगी, आउटपुट पावर कम होगी। यही तो होता है हमारी लाइफ में। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 100% दे रहा हूँ अपना, क्या आप अपना 100% दे पाओगे? नहीं। आप 100% ले रहे हो, लेकिन आप 50% भी नहीं रिटर्न कर सकते। आपकी आउटपुट पावर कितनी? 50% मान लो है, उतनी भी नहीं, मान लो 50। तो आप 100% ले रहे हो, मैं 100% बातें बता रहा हूँ आपको, आप 50% भी वापस नहीं कर सकते। तो एक है इनटेक पावर, दिख रही है आपको, है ना? इनपुट पावर बोल लो, और एक है आउटपुट पावर। और दुनिया में ऐसा ही है। और हर एक मशीन, हर एक डिवाइस कामचोर होती है, बच्चों की तरह। क्लियर है ये बात? अभी एग्जांपल देता हूँ मैं रियलिटी में। मोटर हमने लगाई, मोटर पावर ले रही है 500 और काम करके दे रही है, वो वाली पावर कैलकुलेट की, उसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 400। ऐसा ही होता है। पावर तो ले रही है इलेक्ट्रिसिटी से 500 और काम करके कितना दे रही है? 400 वोट। वो वाली पावर कैलकुलेट की हमने। अब 100 वोट कहाँ चली गई? कहाँ गई 100 वोट? क्योंकि पावर या एनर्जी एक ही चीज़ है, ये समझिए। पावर वर्क डन, वर्क डन मीन्स एनर्जी। तो पावर एनर्जी का एक लॉ हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो 100 वोट के साथ क्या हुआ? कहाँ गई 100 वोट? क्या अत्याचार हुआ उस पर? बताइए भाई। 100 वोट जो है आपको दिख रहा है कम है, वो कहाँ गई है? मोटर जब चलती है तो कुछ गर्म हो जाती है, अब देखो हाथ लगा करके उसको, तो कुछ हीट प्रोड्यूस हुई, कुछ हीट में वेस्ट हो गई। मोटर जब चलती है तो आवाज़ भी करती है, साउंड भी करती है, तो साउंड एक एनर्जी है नहीं। तो 100 वोट जो पावर या एनर्जी थी, वो दूसरी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एक हीट की फॉर्म में और कुछ साउंड की फॉर्म में। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। चीज़ आई समझ में? हाँ, हमारे काम की नहीं है वो, ये मान लेंगे। हीट या साउंड जो है वो प्रोड्यूस करी, वो हमारे काम की नहीं है।
अभी इनका रेशियो और देखिए, एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और देख लीजिए एक बार, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट और इनपुट पावर का रेशियो क्या बोला जाता है, एफिशिएंसी। और याद रख लेना, इस दुनिया में कोई भी डिवाइस जिसकी एफिशिएंसी 1 नहीं है। इस दुनिया में हर एक डिवाइस की एफिशिएंसी क्या है, लेस देन 1। लिख भी देता हूं मैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1। हर एक डिवाइस के लिए एफिशिएंसी क्या रहेगी बेटा, लेस देन 1। क्यों रहेगी, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए काम कितना करके दे रही थी अपने को मोटर, 400, इलेक्ट्रिसिटी से कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही थी, 500। आप काटिए कितना मिलेगा, 0.8। तो एफिशिएंसी कितनी मिली बेटा आपको, 1 से कम की ज़्यादा, कम है ना, 0.8, 0.4, 0.5, 1 से लेस रहेगी। अगर परसेंटेज में काउंट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 80%। तो इन परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी होगी, 80%। हाँ, 100% तो किसी की हो ही नहीं सकती, 1 तो हो ही नहीं सकती। 1 कब हो सकती है, जब दोनों सेम हो, आउटपुट पावर इनपुट पावर दोनों इक्वल हो जाए तो 1 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि लेती ज़्यादा है, काम कम करती है। कोई भी अपना फ्रिज है, कूलर है, आपने जो स्टार रेटिंग देखी होगी, आप मार्केट में फ्रिज कूलर लेने जाते हो, उसके वो लिखा मिलेगा 3 स्टार कूलर है, 4 स्टार कूलर है। तो आप क्या सोचते हो स्टार्स के बारे में, स्टार्स के बारे में उसकी एफिशिएंसी बताई गई है बेटा। स्टार्स क्या हैं, जैसे आपको बोलेगा ये 1 स्टार है सर, 1 स्टार ले लो। आप AC लेने गए मार्केट में, बोलेगा 1 स्टार है सर, सस्ता है, 20,000 रुपये का। आपने बोला मेरे को 3 स्टार दिखाओ। 3 स्टार जो है वो उसकी कीमत रखी 20,000 किसकी है, 1 स्टार की, और 30,000 किसकी है, वो एफिशिएंसी 30,000 किसकी है, 3 स्टार वाले की। तो तुम तो 1 स्टार की तरफ जाओगे, 20,000, 10,000 रुपये की बचत हो रही है। उसमें तुम पूछोगे फ़र्क क्या है, क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आया। AC तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक के ऊपर 1 स्टार, एक के ऊपर 3 स्टार, 2 स्टार एक्स्ट्रा लगे हुए। तुम्हारे को फ़र्क समझ में नहीं आया, स्टार तो दिख रहे हैं तुम्हारे को, लेकिन कुछ फ़र्क समझ में आया। तुमने पूछा ये है क्या, मतलब स्टार का सिस्टम। तो अगले ने बोला कि 3 स्टार वाला है, ये कम एनर्जी खर्च करता है। आप बिजली तो चले जाओ, आप बिजली का बिल देखो, जितना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करेगा उतना ज़्यादा बिल आएगा। तो जो 3 स्टार वाला है वो कम इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो बिल भी कम आएगा ना अपना। और 1 स्टार वाला दबा के पी रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना, रीडिंग ज़्यादा आएंगी अपनी। तो तुम किसको देखते हो, तुम तो 1 स्टार को देख रहे हो, 10,000 रुपये सस्ता है। क्यों, बिजली का बिल तुमने भरना नहीं, चोरी लगा के फिर चलाते हो अपने AC को। गाँव में तो यही सिस्टम चलता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एफिशिएंसी हर एक डिवाइस की होती है, और एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। और परसेंटेज में देखेंगे तो 50%, 40, 60, मतलब ये है, वेस्टेज होता ही होता है अपनी एनर्जी का। चीज़ आई समझ में। और जो स्टार जहाँ पे आपको दिख जाते हैं, उस स्टार का मतलब ही क्या है, एफिशिएंसी। चीज़ आई समझ में। अब इसके आगे चलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपने को, एप्लीकेशंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपको पता है, आयरन्स में, हीटर में, ठीक है, पानी गर्म करने में, रोड्स, वाटर इमर्सन रोड्स भी बोलते हैं उसको, पानी में डुबोने वाली रोड्स, इमर्सन रोड्स, वाटर इमर्सन रोड्स, ठीक है। तो इनमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ देखने को मिलता है हमारे को इनमें।
क्योंकि ये पानी गर्म करती है, ये खाना बना सकते हैं हीटर के ऊपर, या पानी भी गर्म कर सकते हैं, आयरन कपड़ों को इस्त्री करते हैं हम, ठीक है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, इनकैंडेसेंट बल्ब्स। इनकैंडेसेंट बल्ब्स में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है उसका जिक्र है। जो बल्ब का मैंने अभी फिलामेंट दिखाया था आपको, वो इनकैंडेसेंट बल्ब्स या लैंप बोले जाते हैं, ठीक है समझ में। तो उनमें हमारे को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखने को मिलता है। अब उसमें है क्या, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, मैंने बोला बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण तुरंत गर्म होता है, चमकने लगता है, एक सेकंड लगता भी नहीं, ठीक है, बल्ब्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है? आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग आप देखते हो ना, वेल्डिंग करवा के लाते हो जब लोहे की कोई चीज़ टूट जाती है, लोहे के वेल्ड होगा, आदमियों के थोड़ी ना होगा। हाँ, तो आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, दो जो रोड आपने लोहे की रोड है कोई टूटी हुई कहीं से, वो जोड़नी है तो उनको बहुत ही पास पास रखते हैं। और कार्बन रोड आपने देखा हुआ ना, वो ऐसे ऐसे टच करते हैं, वो वेल्डिंग करने के लिए वो कार्बन रोड होती है, वो कार्बन होता है उस कार्बन रोड। तो उसमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं हम। और कौन सा करंट लेते हैं? डीसी करंट रहता है उसमें। कभी आप यूँ सोचना वो करंट मारती नहीं, डीसी करंट यूज़ करते हैं उसमें, हाई वोल्ट यूज़ करते हैं उसमें, 40 to 60 वोल्ट के करीब है अप्रोक्सीमेट, तो इतना हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं। अब 12 वोल्ट बहुत होता है अपने लिए, 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करते हम, लेकिन आर्क वेल्डिंग के लिए ज़्यादा 40 से 60 वोल्ट यूज़ करते हैं। आप देखना 12 वोल्ट ही आपके हर एक घर में, एसी या इन्वर्टर की जो बैटरी है आप देखो 12 वोल्ट की, कोई भी व्हीकल है, कार गाड़ी, उसकी बैटरी 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में थोड़ा सा हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं ताकि हाई करंट, बहुत तेज़ी से करंट जा सके। और आपको पता है ज़्यादा करंट जाएगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये दोनों गर्म हो जाते हैं, गर्म हो के आयरन कैसा बन जाता है? लिक्विड। और यहाँ फिर एक दूसरे से जुड़ जाता है ना, फिर इसको ठंडा कर देते हैं, अब ये जॉइंट हो गया, चीज़ें समझ में। तो ऐसे हीट इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आर्क वेल्डिंग में। वहाँ पे स्पार्क्स निकलते हुए दिखते हैं आपको, है ना। तो जो वायर या जो चीज़ें हमारे को जोड़नी होती हैं, यहाँ जोड़ना है तो क्या कर देते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, समझ में आया। और यहाँ टच करवाते हैं उस रोड को, कार्बन रोड ऐसे, तो फिर यहाँ से होते हुए हाई करंट ग्राउंड में जाता है। आपने देखा होगा जो दो बेल्ट करवाने जा रहे हैं हम, कोई भी आयरन की चीज़ें हैं, जो दो बेल्ट करवाने जा रहे हैं तो दोनों को क्या कर देता है, वो अर्थ करता है। तुमने देखा होगा कुछ वो ऐसा सिस्टम है जो कनेक्ट करता है और अर्थिंग कर देता है उसकी, देखा है तुमने? आज तक नहीं देखा, देख लेना। तो अर्थ कर दिया और बहुत ज़्यादा करंट पास होगा और अर्थ में चला जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जब तक अर्थ नहीं करोगे वेल्डिंग होगी नहीं, क्योंकि आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया ही नहीं। तो एक तरफ क्या चाहिए, हायर पोटेंशियल, एक तरफ क्या चाहिए, लोअर पोटेंशियल, चीज़ें समझ में। और ऐसे यहाँ ये दोनों गर्म होकर जुड़ जाती हैं और कार्बन भी पिघल जाता है, जो कार्बन रोड ले रखी है ना वो भी पिघलती है, क्योंकि हाई करंट पास होता है, वो भी पिघल पिघल के जोड़ने में हेल्प करती है, फेविक्विक की तरह, समझ गए ना। आर्क वेल्डिंग हो गया अपना। इलेक्ट्रिक फ्यूज, भाई अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगते थे पहले, आज के दिन तो ये फ्यूज़ हट गए हैं, एमसीबीज़ ने इनकी जगह ले ली है। एमसीबी जानते सारे, एमसीबी गिरा देते हो घर की लाइट चली जाती है, एमसीबी उठा देते हो, वही लाइन वाला सिस्टम है, लाइन उठा दी लाइन गिरा दी। तो एमसीबी एक अलग तरीके से काम करती है और ये एक अलग तरीके से काम करता था। एमसीबी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है, बताऊंगा जब मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में जाएंगे कि एमसीबी काम कैसे करती है ना। जब दो वायर आपस में भिड़ जाए अपने तो एमसीबी गिर जाती है, तो क्या होता है ऐसा, पहले ये यूज़ करते थे, काफ़ी पुराने टाइम पे फ्यूज़ लगाते थे, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को मैं दिखा भी दूंगा फ्यूज़ जो हैं वो कैसे हुआ करते थे। और तुम समझने के लिए देखो, ऐसे ये कांच का एक इसके चारों तरफ कवर होता है, ऐसे ये फ्यूज़ होता था। और यहाँ पे पतले सी वायर लगा देते थे। ये वायर किसकी होती थी बेटा, एलोय मिश्र धातु, जिसमें 67% क्या था, टिन, और प्लस 33% क्या था बेटा, लेड, ठीक है ना। तो इनका कॉम्बिनेशन करके ये एलोय बनाया गया है, ये फ्यूज है। अब इसको ऐसे पकड़ करके दोनों एंड पे ऐसे कनेक्ट करने के लिए ऐसे इसको यहाँ से पकड़ते थे और अपना जहाँ पे सर्किट होता था उसमें इसको रख देते, ऐसे लगा देते थे। अरे बाइकों में भी आते थे पहले,
बाइक्स के अंदर भी फ्यूज़, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। हाँ, तो इसको यहाँ से पकड़ करके ऐसे जहाँ पे इसका डालने का होता है वहाँ डाल देते थे ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका हाई रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही दो वायर आपस में टच कर गई तो क्या होता है, आप देखते हो बहुत तेज़ी से करंट फ्लो करता है। ऐसा बोलते हैं ना, शॉर्ट सर्किट होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, देखा आपने। जब दो वायर आपस में टच कर जाती है ना तो एकदम से गर्म होती हैं वो, और गर्म होकर उनके ऊपर का इंसुलेशन पिघलना स्टार्ट कर देता है और हमारी पूरी फिटिंग जल जाती है। देखा आपने ऐसा? हाँ। तो जब दो वायर एक दूसरे को टच करती हैं तो होता क्या है, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को टच कर जाती हैं, होता क्या ऐसा? उसका आंसर है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण उसके ऊपर का इंसुलेशन हटता है और दोनों चिपक जाएंगे आपस में, ख़त्म सिस्टम। तो क्या है, उस टाइम पे जब बहुत तेज़ करंट फ्लो होगा, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होते ही इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया है, लो। जैसे दोनों वायर टच कर रही हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं पर भी, तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट हुआ, पूरी वायर गर्म होगी, गर्म होगी, तेज़ी से करंट फ्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होते ही लो मेल्टिंग पॉइंट, तुरंत पिघल जाएगा। सर्किट ब्रेक, सर्किट ब्रेक होते ही हमारी फिटिंग बच जाएगी, हमारा जो है हज़ारों का नुकसान होने से बच जाता है, क्योंकि फिटिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, वायर भी बहुत महंगी आती है और ऊपर से पैसे भी लगते हैं। फिटिंग करने वाला ऐसा थोड़ी ना फ्री में कर जाता है। तो हमारे घर की फिटिंग्स या अप्लाइंसेस को प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। पहले करते थे, अब नहीं करते, अब MCBs आ गई, चाहिए समझ में। तो चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो गया अपना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।